Hey, hello everyone. Good morning. I am Asim Aldar and I welcome you all to my channel Molecular Magic. तो आई होप जितने भी वीडियो मैंने अपलोड करी है वो आप लोगों ने देख लिया होगा और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट पे बता देना, ठीक है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट इनमें क्या बोला है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे, ऑक्टेट देखेंगे, राइट। आप देखो ऑप्शन ए में देखो तो ऑक्टेट, हर एक एटम में ऑक्टेट ऑक्टेट फील्ड है। लेकिन बी की बात करता हूँ, अब इनमें है कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये ऑक्टेट फील्ड नहीं है। फिर इसकी मैं बात करता हूँ, इनमें भी है कार्बोकेटायन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वन जो होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। और फिर उसके बाद आएगा टू और थ्री के लिए देखो। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब चार्ज स्पीसीज हमें दिखे तो उसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रल, राइट। और न्यूट्रल स्पीसीज विच इज मोर स्टेबल ओवर चार्ज स्पीसीज, राइट। चार्ज स्पीसीज। अब चार्ज में क्या है, चार्ज में हम देखेंगे कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब मोर ईएन, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ईएन एटम के ऊपर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो उसको हम ज़्यादा स्टेबल मानेंगे। और जो लेस ईएन होंगे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो उसको हम ज़्यादा स्टेबल मानेंगे। और इससे भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ये अगर मतलब सेम है, तो उनमें हम क्या करेंगे, चार्ज, बेसिकली हम क्या देखेंगे, जो चार्ज का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। अब डिस्टेंस जितना कम होगा, तो जितना कम होगा उन वाले केस में हम बोलेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे, राइट। तो यही चार मतलब यही चार जो क्राइटेरिया होता है उसको ही हमें देखना है रिलेटिव स्टेबिलिटी देखने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो देखो, इनमें चार स्पीसीज है, तो हम क्या देखेंगे कि नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, इनमें देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि वन के बाद तो आएगा टू और सबसे पीछे आएगा थ्री। समझ में आया कैसे करी। तो ऐसे करके हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 142 देखो, उनमें भी सेम ही क्वेश्चन है। तो इनमें क्या देखेंगे हम, इनमें सारे ही तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली मतलब चार्ज स्पीसीज है, तो हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनमें है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इनमें है नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होता है, फिर होता है नाइट्रोजन और फिर होता है कार्बन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पी। उसके बाद क्या आएगा, आर। और सबसे पीछे आएगा क्यू, ठीक है। तो ऐसे करके देखो ऑप्शन ए में पी का सबसे ज्यादा, फिर क्यू तो गलत हो गया, क्यू का ज्यादा तो नहीं हो सकता, इनमें क्यू का ज्यादा ये तो नहीं हो सकता, इनमें पी सबसे ज्यादा, फिर आर और क्यू। तो ऐसे करके हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें देखो क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज मोस्ट एसिडिक। तो ऐसे जब कोई भी प्रोटोन हमें मार्क नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे मोस्ट एसिडिक प्रोटोन को, ठीक है। तो देखो इनमें मोस्ट एसिडिक प्रोटोन क्या है, एक तो ये हो सकता है, राइट। तो हम कॉन्जुगेट बेस बना लिया। देखो ये क्या कर सकता है, ये पूरा फिनाइल रिंग के ऊपर ऐसे रेजोनेंस कर सकता है, तो मतलब ये वाला सबसे मोस्ट एसिडिक होंगे। फिर मैं बी की बात करता हूँ। बी में देखो, इसकी मैं बात करूँ, ये वाला प्रोटोन हमने और निकाला, तो क्या हो सकता है, ये ऐसे पूरा एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर सकता है। और इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बनाऊ ना, तो देखो क्या बनेगा, इसको हटाता हूँ। देखो ये वाला पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने अगर बनाया, तो देखो कैसे बनेगा कुछ। तो देखो ये यहाँ नेगेटिव बनेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और जैसे था इसको ऐसे बना दो। तो एक चीज अगर नोटिस करो, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो एरोमेटिक बनेगा, राइट। तो मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होंगे इस वाले कंपाउंड पे, है ना। फिर सी की मैं बात करूँ, सी में देखो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन ये रहेगा। क्यों, क्योंकि इनमें देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलेगा। ये अगर यहाँ से अगर मैंने निकाला, तो इनमें देखो पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलेगा इस पूरा। तो डी की मैं बात करूँ, डी में देखो, डी में मैं तो एक प्रोटॉन यहाँ से निकाल सकता हूँ, जिनमें क्या देखने को मिलेंगे,
ऐसे क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। और फिर मैं इसकी बात करता हूँ, इनमें देखो इसको अगर मैंने निकाला तो इनमें देखो एक डायरेक्ट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा ऐसे। तो चाहे जो भी प्रोटोन मैंने ले लिया, ये एरोमेटिक वाले से तो ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऐसे करके हम ऑप्शन बी को राइट मानेंगे, है ना। और मैं अब लोगों के लिए कमेंट पे एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि इनमें मुझे एसिडिटी का ऑर्डर बताना, ठीक है। ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर मुझे बताना किस वाले कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, वो तो बी होंगे, और बाकी का ऑर्डर मुझे बताना, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे करके। चलो क्वेश्चन नंबर 144, इनमें देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट बेरियर ऑफ रोटेशन, लाइक। तो हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता है, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़े इसकी, मतलब सिंगल से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उन वाले केस में क्या करना पड़ेगा, बेसिकली बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो उस वाले केस में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में हमें क्या ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे करके सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, राइट। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, है ना। चलो देखो इनमें क्या है, ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन यह है रिजिड सिस्टम, क्यों, क्योंकि ये रिंग है, तो रिंग होने की वजह से इनमें तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो मतलब इनमें तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, और हमें पूछा है लोएस्ट। फिर इसकी मैं बात करूं, इनमें क्या है पॉसिबिलिटी, ये ऐसे रेजोनेंस कर सकता है, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर बनाया तो देखो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव बना, मतलब इनमें क्या है, देखो ये वाला बॉन्ड जो है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इनमें क्या होंगे, ज्यादा एनर्जी लगेगा। फिर सी और डी में देखो सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन डिफरेंस है सब्सटीट्यूशन में, तो सब्सटीट्यूशन कैसे इफेक्ट करेगा एक बार देख लो। इसकी मैं अगर सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बनाऊं ना, देखो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, राइट। ये हाइड्रोजन मान लो, ये हाइड्रोजन, बाकी को मिथाइल है ना। तो यहाँ से मैं बात करूँ, इस बॉन्ड के अलावा अगर रोटेशन हमने करवाया तो क्या देखने को मिलेगा, देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ऊपर चला गया, इनमें हाइड्रोजन ऐसे था। अब देखो, तो सॉरी ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे, ये सबसे ज्यादा ये क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे, और इनमें देखो ऐसा कोई सॉरी रिपल्सन नहीं है। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो मिथाइल है, ये है मिथाइल और ये है मिथाइल। अब मिथाइल और मिथाइल के अंदर होंगे रिपल्सन, तो रिपल्सन होने की वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक जाना नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा ना ऐसे स्टेबल वाले स्ट्रक्चर को छोड़कर अनस्टेबल में जाने में। तो इस वजह से क्या होंगे, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है इसके अलोंग रोटेशन, हाँ एनर्जी थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन सी में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सी में सबसे कम एनर्जी चाहिए होगा रोटेशन के लिए, तो ऐसे करके हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनमें क्या बोला है, यूज द फॉलोइंग डाटा टू द क्वेश्चन अब बिलो, तो जो भी डाटा हमें दिया हुआ है उसमें हमें बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालनी है, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें दिया हुआ है, और ऐसे करके हम रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो इनमें क्या दिया हुआ है, एक डबल बॉन्ड दिया है, उसकी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया हुआ है, और एंथ्रासिन का टोटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया हुआ है, देखो। तो इनमें टोटल कितने डबल बॉन्ड है, टोटल 7 डबल बॉन्ड है, 7 डबल बॉन्ड है, राइट। अब सॉरी 7 हाइड्रोजन नहीं, 7 डबल बॉन्ड है। तो मैं अगर इसकी एक थियोरिटिकल में अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालूं, तो 7 बॉन्ड के लिए कितना हम चाहिए होगा, कितना मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे इतना वैल्यू हमें, थियोरिटिकली हमें इतना मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा कितना, इतना वैल्यू। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो देखो ये होंगे 202 200.2 किलो कैलोरी। देखो ये इतना हमें एक्सपेक्टेड है, मतलब थियोरिटिकली इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है कितना, इतना। तो बाकी का एनर्जी कहाँ गया, बाकी का एनर्जी बेसिकली होता है, देखो इसको मैंने यहाँ से अगर नेगेटिव कर दिया तो बाकी का एनर्जी हमें देखने को मिल जाएगा, और इसको मॉड लगा देंगे, क्योंकि इनमें देखो सारे ही वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है,
तो यहाँ से आएगा बेसिकली हमें 84 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये वाला जो एनर्जी होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो ऐसे हम रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो रहेगा उसको राइट बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। देखो 146 में क्या बोला है, द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ द कंपाउंड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका फॉर्मूला जो होता है C+1, सी मतलब नंबर ऑफ कार्बन माइनस H प्लस X मतलब हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। अब कार्बन कितने हैं टोटल, 6 प्लस 1 माइनस टोटल कितना हाइड्रोजन है देखो 12 प्लस कोई भी हाइड्रोजन नहीं है 0, कोई भी नाइट्रोजन नहीं है 0 बाई 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो हमें देखो बेसिकली 7 माइनस 6 देखने को मिलेंगे और होंगे 1। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला से हम जा सकते हैं और ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। और इसमें ना 146 की मैं बात करूं, इनमें एक और भी क्या होता है, मेथड होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए। उसको हम कैसे करेंगे देखो, मान लो ये वाला कंपाउंड हमें दिया है। तो देखो इनमें क्या है, ऑक्सीजन जो है बेसिकली इनमें क्या करेंगे हम, कोई अगर मोनोवैलेंट स्पीसीज है तो ठीक है, जैसे हो गया हेलोजन और हाइड्रोजन ऐसे। लेकिन अगर ये क्या है मोनोवैलेंट, राइट, और अगर मान लो ऑक्सीजन जैसे होता है, ये होता है डाइवैलेंट ना, डाइवैलेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मोनोवैलेंट बनाएंगे। तो ऑक्सीजन को हम मोनोवैलेंट कैसे बना सकते हैं, वो इस बनाकर, तो बेसिकली इसको मोनोवैलेंट बनाएंगे ऐसे, तो यही लगाएंगे। और मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैसे होता है ट्राइवैलेंट, तो उसको हम मोनोवैलेंट कैसे बनाएंगे, ऐसे करके, राइट, तो उसको हम मोनोवैलेंट बना लेंगे। तो यही है ये फॉर्मूला का जो मेन को बोल सकते हो फंडामेंटल। तो देखो मोनोवैलेंट बनाते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 12, और ऑक्सीजन जो है उसको ऑक्सीजन को पहले मोनोवैलेंट बना लेते हैं। तो टोटल कितने ऑक्सीजन थे, 6 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अगर 6 हमने ले लिया तो यहाँ से हम 6 घटा भी देंगे, तो टोटल कितने देखने को मिलेगा देखो, ये हो गया 6, और ये मोनोवैलेंट हो गया, मतलब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये टोटल देखने को मिलेंगे, मतलब C6H12, राइट। अब इन ये अगर सैचुरेटेड होता तो कितना हाइड्रोजन चाहिए होता, टोटल 2n प्लस 2, तो ऐसे मतलब टोटल अगर 6 कार्बन है तो सैचुरेशन के लिए टोटल हमें 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता, कैसे 2 इंटू 6 प्लस 2, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। लेकिन है कितना इसमें देखो 12, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, डी बी ई क्या होगा 14 माइनस 12 बाई 2, तो ऐसे भी होंगे 1। तो ये देखो ये प्रैक्टिस से थोड़ा आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें काफी बार याद नहीं रहता, लेकिन ये अगर एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और ये वाला मेथड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताना, और चाहो तो मैं इसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ, तो अगर चाहिए तो एक बार कमेंट में बता देना। ठीक है, इनमें देखो क्वेश्चन नंबर 147, इनमें भी बोला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर दिया होगा हमें तो उसमें हम क्या करेंगे, इनमें हम देखेंगे बेसिकली नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड बोल सकते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड के अलावा जैसे भी बॉन्ड रहेंगे उसको हम बोलेंगे। ठीक है, चलो तो निकाल लेते हैं। इनमें देखो एक रिंग है प्लस 3 डबल बॉन्ड है, टोटल 4 हो जाएगा। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, इनमें एक डबल बॉन्ड है मतलब 1। ये वाला देखो ये क्या है, 4 मेंबर रिंग है, देखो ये पार्ट, तो यहाँ से आएगा 1, और इनके पास है डबल बॉन्ड, तो यहाँ से आएगा 1। और फिर इसकी बात करूँ, ये देखो ये वाला एक 5 मेंबर रिंग है, तो इसके वजह से आएगा 1। अब देखो ये क्या है, एसिडिक ग्रुप है, तो इसको मिस मत कर देना। ठीक है, तो ये एसिडिक ग्रुप ऐसे होता है, मतलब इसके लिए भी वो एक 1 आएगा। तो टोटल कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 4 9, तो टोटल 9 होंगे। तो ऐसे करके हम 9 को मार्क करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 148 देख लो, इनमें क्या बोला है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इन 7 बी एंड सी। देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे ना,
कि जो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उसके ऊपर हम लगाएंगे नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड को तोड़ेंगे, एंड जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे उसके ऊपर लगाएंगे पॉजिटिव। तो देख लो, इनमें ऑस्मियम और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। दो बॉन्ड था, इसके ऊपर लगाएंगे -2 और इसके ऊपर लगाएंगे +2। ठीक है, सिमिलरली इसको तोड़ा, ये ऐसे ऐसे कर दिया, फिर इसको तोड़ा, ये -2, ये +2। सिमिलरली इसको तोड़ा, ये -2 और ये +2। तो ऐसे करके देखो, ऑस्मियम के ऊपर टोटल कितना चार्ज आया, +8 चार्ज आया ना, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होंगे, +8। सिमिलरली इसके देखो, ऑप्शन इनमें देखो 7C में, इनमें सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ा मतलब इसके ऊपर आएगा नेगेटिव वन और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव वन। सिमिलरली ये -1 +1। फिर इसकी बात करूं, ये हो गया 2+, ये 2 नेगेटिव, और इसकी मैं बात करूं, ये 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। तो टोटल देखो कितना हो गया, टोटल हो गया 6+। तो इनमें है +8 और इनमें है +6। तो ऑप्शन बी देख लो, +8 और +6 है। तो ऐसे करके हम बी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं। देखो, इनमें क्या बोला है, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन फिलिंग। अब हमने एसिड बेस का काफी क्वेश्चंस कर लिया, तो हमें देखने से तुरंत आ जाएगा ये जो HA है, ये क्या है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है ना, एक्टिव मिथिलीन है, एक्टिव मिथिलीन टाइप प्रोटोन है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, बाकी तो कुछ कोई नहीं है ऐसा। तो ऐसे करके हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और भी मैं देता हूँ, इनमें बताना एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर, राइट। सबसे ज्यादा तो ए हो गया, बाकी अब दिनों अब बता देना BCD में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं। देखो, इनमें क्या बोला है, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस निकालेंगे। तो देखो, ये वाला हाइड्रोजन को हटाया, नेगेटिव चार्ज बना दिया, इसमें हटाया, नेगेटिव चार्ज बना दिया, इनमें हटाया, नेगेटिव चार्ज बना दिया, उनमें भी नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब देखो, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और इसके पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसमें जो इसको क्या करेगा, अनस्टेबल बनाएगा। सिमिलरली इसके पास भी है लोन पेयर, तो ये भी अनस्टेबल बनाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इनमें देखो, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब डी की मैं बात करूं, इनमें क्या होता है, सल्फर के पास होता है वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो 3D ऑर्बिटल होता है वो रहता है। अब वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से क्या हो सकता है, ये जो नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज ऐसे स्टेबल बन सकता है। तो सल्फर के नेक्स्ट पे अगर कोई ऐसा एटम होंगे जिसके पास प्रोटॉन है, तो वो वाला हाइड्रोजन को हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन है और वो सल्फर के नेक्स्ट पे है, तो उसको हम डेफिनेटली एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ऑप्शन डी जो रहेगा वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि सल्फर के नेक्स्ट पे अगर कोई कार्बन है और उसके ऊपर एक प्रोटॉन है, तो वो प्रोटॉन डेफिनेटली एसिडिक होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ तक मैंने ये वाला वीडियो स्टॉप करता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के दौरान दिया था उसको मुझे कमेंट पे बताना। ठीक है, और उसका आंसर भी मैं कमेंट पे पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।